आप और आंकड़े दे दीजिए आगे बढ़ करके, वो क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप कम आंकड़े देंगे ये सोच रहे हैं। आंकड़े आपको घर में रखना है क्या? जब सारे इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े एसबीआई रख के क्या करेगा? एसबीआई तो मीडिएटर है कि इस किसी से पैसा लेके किसी तक पहुंचाना। वो आंकड़े देने का जब संविधान को सम्मत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि गोपनीयता का पालन आपको नहीं करना है, तो आप क्यों गोपनीयता का पालन करने पर तुले हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गोपनीयता नहीं चाहिए, लेकिन एसबीआई गोपनीयता बनाना चाहता है। आखिर किसके लिए, किसके कहने पर? ये जो सवाल है, ये निश्चित रूप से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर इशारा करती है कि कहीं सरकार के दबाव में तो एसबीआई डाटा देने से बच नहीं रहा है। तो रैली में माहौल दिख रहा था, उसको हम एनालाइज करें तो बहुत सारी बातों का जवाब मिल जाता है कि ये कहा जा रहा था कि इंडिया से अलग हो गए फारूक अब्दुल्ला, ये कहा जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती अलग हो गई। इस तरीके से जो बातें कही जा रही थी, प्रकाश अंबेडकर के बारे में भी ऐसी बातें थी। तो इन सभी लोगों ने वहां इकट्ठा होकर एक संदेश तो दिया, हम में से कोई इंडिया से अलग नहीं है। सीट शेयरिंग में कुछ डिफरेंसेस होंगे भी, तब भी हम इंडिया के साथ हैं, ये संदेश स्पष्ट गया। दूसरा है कि सभी वक्ताओं ने इस रैली में राहुल गांधी को एक तरह से अपना नेता मान लिया। अमित शाह जी ने ये मानते हुए दिया कि एसबीआई तो अल्फाबेटिक न्यूमेरिक डाटा देगा नहीं, हम देंगे नहीं, और देगा नहीं तो फिर इसी बात पर चर्चा होगी कि किस पार्टी को ज्यादा मिल गया चंदा, किस पार्टी को कम मिला। वो जवाब दे चुके हैं कि हमको ज्यादा मिला क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा सांसद है, हमारे पास सबसे ज्यादा एमएलए हैं, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है। जब 18-20 सांसद वाले टीएमसी को कांग्रेस से ज्यादा चंदा मिल सकता है, तो या लगभग करीब है मामला, तो बीजेपी को इतना चंदा क्यों नहीं मिल सकता? और जस्टिफाइड भी लगता है, सबसे बड़ी पार्टी है। सब प्रश्न ये है क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे ही सवाल उठेंगे और हम इसको ऐसे ही जवाब देंगे। वो उस सवाल पे जाना ही नहीं चाहते जो कि अल्फाबेटिक न्यूमेरिक डाटा रिलीज होने के बाद सामने आने वाले कि वो नंबर सीरीज जब मिलाए जाएंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको चंदा दिया गया वो सामने आएगा। जब आएगा तो इस अमाउंट का चंदा इस व्यक्ति ने इस पार्टी को दिया, इस व्यक्ति या कारोबारी ने, तो जो चंदा दाता है, दानकर्ता और दाता, इनके बीच में जो तारीख है उसके आसपास घटी कुछ घटनाएं होंगी जिसमें सीबीआई गई होगी, आईटी गई होगी, ईडी गई होगी। वो तारीख जब मैच करेगी तो वो एक सबूत बन करके सामने आ जाएगी। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की सियासत में अब बहुत अहम कड़ी आ गई है, बहुत अहम दिन आ गया है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। दूसरी तरफ मुंबई में विपक्ष की इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली हुई और इस रैली से जिस तरह से भाषण हुए हैं, जिस तरह से एड्रेस किया गया है, विपक्ष के लग रहा है कि खुले तौर पर इस पूरे चुनाव को एक चुनौती के तौर पर ले रहा है, क्योंकि भाषण जिस तरह से राहुल गांधी के, तेजस्वी यादव के और तमाम नेताओं के हुए हैं, वो खुले तौर पर इस बात को बताते हैं कि वो इस इलेक्शन को कितना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। तो दूसरी तरफ एसबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं, वो फजीयत करवा रही है सरकार की और सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पे। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रेम कुमार जी, किस तरह से सबसे पहले देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले या ये मसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार हर दिन अब एसबीआई को फटकार लग रही है और लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे को लेकर, उस मंशा को सुप्रीम एसबीआई पूरा करना नहीं चाहता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को लगातार फटकार सुनानी पड़ रही है। ये सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए, एसबीआई से ज्यादा बीजेपी के लिए। हाँ मिर्जा जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट अब तक कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगा रहा है, यह भी एक चिंता की बात है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है और कंटेम्प्ट नहीं लग रहा है, जबकि सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है।
सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, आप आदेश की तामील नहीं करते हैं और ऐन वक्त पर आकर के कहते हैं कि हमें 111 दिन चाहिए डाटा देने में। फिर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के मामले पर सुनवाई करता है, लेकिन कंटेम्प्ट के मामले पर नरमी बरतते हुए उसे एकदम शॉर्ट नोटिस पर तुरंत तारीख देता है कि इसको आप आंकड़े दीजिए, और 24 घंटे के भीतर वो आंकड़ा देता है और फिर वो अधूरा आंकड़ा देता है। उसमें से वो अल्फा बेट और न्यूमेरिकल जो उसका नंबर है, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल नंबर, उस नंबर को नहीं देता है। उस नंबर के नहीं देने से ये होता है कि कौन से ईवीएम किसको दिए गए हैं इसका डिटेल नहीं मिल पाता है। इसका मतलब है कि आपने डेटा दिया ही नहीं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को इसको इस रूप में देना चाहिए कि आपने डेटा दिया ही नहीं है, आपने जो जानकारी दी है उससे कुछ पता नहीं चलता है, और जो पता चलता है कि कितने करोड़ किसको दिए गए तो ऐसे भी पहले से मालूम है, नई बात कैसे पता चले। तो इसके लिए अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल जो नंबर है वो नंबर देना जरूरी था, और अब एक बार फिर सख्ती बरतते हुए, डांट पिलाते हुए ये कहा गया है कि 21 तारीख तक ये डेटा दीजिए। तो क्वेश्चन उठता है कि क्यों, आखिर एसबीआई का क्या इंटरेस्ट है पूरा डेटा नहीं देने में। ये बात समझ में नहीं आती है कि वो कहता है कि हमने सोचा था कि इतना ही देना है। आपको इतना सोचने का अधिकार है कि कम देना और ज्यादा देना है, आप क्यों नहीं सोच रहे भाई? आप और आंकड़े दे दीजिए आगे बढ़ करके, वो क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप कम आंकड़े देंगे ये सोच रहे हैं। आंकड़े आपको घर में रखना है क्या? जब सारे इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े एसबीआई रख के क्या करेगा? एसबीआई तो मीडिएटर है कि इस किसी से पैसा लेके किसी तक पहुंचाना। वो आंकड़े देने का जब संविधान को सम्मत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि गोपनीयता का पालन आपको नहीं करना है, तो आप क्यों गोपनीयता का पालन करने पर तुले हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गोपनीयता नहीं चाहिए, लेकिन एसबीआई गोपनीयता बनाना चाहता है। आखिर किसके लिए, किसके कहने पर? ये जो सवाल है ये निश्चित रूप से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर इशारा करती है कि कहीं सरकार के दबाव में तो एसबीआई डाटा देने से बच नहीं रहा है। पहले चुनाव को ध्यान में रखते हुए 111 दिन का समय मांगा, और जब डेटा भी देना हुआ तो अधूरा डेटा दिया, और अब एक बार फिर डांट पड़ी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार के इशारे पर, सत्ताधारी दल के इशारे पर कहीं एसबीआई ऐसा तो नहीं कर रहा है, और ऐसा कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को ये पर्दे के पीछे वाली शक्तियों पर भी सख्ती बरतनी होगी। शक्ति मैं बोल रहा हूं, शक्ति जिसको लेके अभी विवाद छिड़ रहा है, भाई वो शक्ति, आसुरी शक्ति जो जनता के खिलाफ बैठी है, उस शक्ति पर सख्ती बरतने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, नहीं तो आसुरी शक्ति का राज हो जाएगा और वो मनमाने तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। जी, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से जो जो भी अभी तक चीजें डोमेन में आई हैं, उसमें बीजेपी को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से अमित शाह एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहते हैं कि हमारी हमारी संख्या इतनी है इसलिए हमें चंदा ज्यादा मिल गया तो क्या हो गया। जिस तरह का ये रवैया है, और जो तमाम केसेस हैं हमारे सामने कि ईडी सीबीआई के छापे हुए उधर उस तरफ दूसरी तरफ जाके इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए या ठेके मिल गए, क्या ये इस बात को नहीं दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 साल में एक पार्टी कितनी ज्यादा अमीर हो गई, इतनी अमीर हो गई कि वो उसके पास इतना पैसा है कि विधायक लेना हो, सांसद इधर से उधर करने हो, तमाम जगह पे ये इस्तेमाल हो रहा है, और इसको कानो कान किसी को खबर ना हो, इतना बड़ा घोटाला हो जाए और उस पर तमाम एजेंसियां, जो सीवीसी जैसी और तमाम जो करप्शन को रोकने वाली एजेंसीज हैं, वो खामोश बैठी रहे। और जो लोग मशहूर थे कि करप्शन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे, उनका अता पता नहीं है। मिर्जा जी, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब तो अमित शाह जी ने दे दिया। अमित शाह जी ने ये मानते हुए दिया कि एसबीआई तो अल्फाबेटिक न्यूमेरिक डाटा देगा नहीं, हम देंगे नहीं, और देगा नहीं तो फिर इसी बात पर चर्चा होगी कि किस पार्टी को ज्यादा मिल गया चंदा, किस पार्टी को कम मिला। वो जवाब दे चुके हैं कि हमको ज्यादा मिला क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा सांसद है, हमारे पास सबसे ज्यादा एमएलए हैं, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है। जब 18-20 सांसद वाले टीएमसी को
कांग्रेस से ज्यादा चंदा मिल सकता है, तो या लगभग करीब है मामला, तो बीजेपी को इतना चंदा क्यों नहीं मिल सकता, और जस्टिफाइड भी लगता है, सबसे बड़ी पार्टी है सब। प्रश्न ये है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे ही सवाल उठेंगे और हम इसको ऐसे ही जवाब देंगे, वो उस सवाल पे जाना ही नहीं चाहते जो कि अल्फाबेटिक न्यूमरिक डाटा रिलीज होने के बाद सामने आने वाले हैं, कि वो नंबर सीरीज जब मिलाए जाएंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको चंदा दिया गया वो सामने आएगा। जब आएगा तो इस अमाउंट का चंदा इस व्यक्ति ने इस पार्टी को दिया, इस व्यक्ति या कारोबारी ने, तो जो चंदा दाता है, दानकर्ता और दाता, इनके बीच में जो तारीख है उसके आसपास घटी कुछ घटनाएं होंगी, जिसमें सीबीआई गई होगी, आईटी गई होगी, ईडी गई होगी, वो तारीख जब मैच करेगी तो वो एक सबूत बन करके सामने आ जाएगी। अभी भी आ रहे हैं सबूत, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं हो रहे हैं। ऑथेंटिसिटी आएगी जब ये डेटा सामने होगा, तो ऑथेंटिसिटी आएगी तो प्रूवन केस होगा। प्रूवन केस होगा तो ये बात स्पष्ट होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड काला धन खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए नहीं आया, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कारोबारियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, फिरौती वसूलने के लिए और मनमाने तरीके से चंदा और अकूत धन इकट्ठा करने के लिए आया है, जिसने भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ी खाई पैदा करती है। जैसे अमीर और गरीब की खाई हिंदुस्तान में है, चंद लोगों के पास देश का अधिसंख्य दौलत है, दौलत है, वैसे ही राजनीतिक दलों में भी ये अमीरी और गरीबी की खाई पैदा कर दी गई है, ताकि कभी भी जैसे आम आदमी अडानी नहीं हो सकता, अंबानी नहीं हो सकता, वैसे बीजेपी छोड़ के दूसरी कोई पार्टी बीजेपी नहीं हो सकती, ये करने की कोशिश की गई है। प्रेम कुमार जी, इन तमाम घटनाक्रम के बीच में मुंबई में जो एक बहुत बड़ी विपक्ष की रैली हुई इंडिया गठबंधन की, वहां पर जो भाषण हुए हैं, लग ये रहा है कि वो भाषण अब तक के हुए भाषणों से बिल्कुल अलग थे। उन भाषणों में एक तेवर नजर आया तमाम विपक्ष के नेताओं के भाषणों में, शब्दों में जो तीखापन था, जो प्रहार था, और एक एक तरह से आह्वान था जनता का कि आप अब नहीं खड़े हुए तो फिर मौका आपके पास नहीं है। वो तेवर अब से पहले जो दिखाई नहीं दिए, अब अगर विपक्ष के नेताओं के भाषणों में वो दिखाई दे रहे हैं और जनता उस पर या तो ताली बजा रही है या फिर उसका सम्मान कर रही है। वहां जो जिस तरह का माहौल था, लग रहा है कि चुनाव में बहुत कुछ बदलने वाला है। जो 400 पार का नारा है, कहीं ऐसा ना हो कि नारा रह जाए। जो रैली में माहौल दिख रहा था, उसको हम एनालाइज करें तो बहुत सारी बातों का जवाब मिल जाता है। कि ये कहा जा रहा था कि इंडिया से अलग हो गए फारूक अब्दुल्ला, ये कहा जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती अलग हो गई, इस तरीके से जो बातें कही जा रही थी, प्रकाश अंबेडकर के बारे में भी ऐसी बातें थी। तो इन सभी लोगों ने वहां इकट्ठा होकर एक संदेश तो दिया, हम में से कोई इंडिया से अलग नहीं है, सीट शेयरिंग में कुछ डिफरेंसेस होंगे भी, तब भी हम इंडिया के साथ हैं, ये संदेश स्पष्ट गया। दूसरा है कि सभी वक्ताओं ने इस रैली में राहुल गांधी को एक तरह से अपना नेता मान लिया। सबने राहुल गांधी की प्रशंसा की, देश को जोड़ने की प्रशंसा, मुश्किल समय में जनता से जुड़ने के लिए तारीफ और सत्ता के खिलाफ संघर्ष की तारीफ। तो ये जो तारीफ है, ये बिना अघोषित तरीके से ये एक तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व को पूरे विपक्ष ने स्वीकार किया है, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद जब हम आते हैं तो सबने ये कहा है कि संविधान बचाना है, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए हफ्ता वसूली रोकनी है, केंद्रीय एजेंसियों को लठैत बनाया गया है उसको रोकना है, और सत्ता की निरंकुशता को रोकना है। और इसके लिए काम आसान नहीं है, क्योंकि ये आवाज भी उठी है कि ईवीएम जब तक है तब तक मोदी को हराना मुश्किल है। ये आवाज भी उठी है कि ईवीएम के कारण ही नरेंद्र मोदी जीतते हैं। एक्चुअल भाषा ये है कि ईवीएम से ही नरेंद्र मोदी जीतते हैं। तो ये आवाज भी उठी है कि ईवीएम से वोट हो
लेकिन हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन जो हम वोट देते हैं उसकी जो पर्ची निकलती है उसी पर्ची को गिना जाए, तभी हम समझेंगे कि हमने जिसको वोट दिया उसको ही पढ़ा। तो ये सारे मसले एक साथ संगठित रूप में सामने आए हैं, जनता को बात समझ में आ रही है, और ये लड़ाई जो दिखती है बहुत दूर तक गई है, बहुत दूर तक जाएगी। चुनाव में वोट बनकर निकलेंगे, नतीजों को लेकर कोई अटकलबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जो लोग भी 400 पार का नारा दे रहे हैं वो डर के कारण दे रहे हैं, कोई जीत की आशा में नहीं दे रहे हैं। जी प्रेम कुमार जी, जो मुद्दे उठाए गए मुंबई की रैली से और जिस तरह से बीजेपी को लेकर तमाम सवाल खड़े किए, और राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी यात्रा को एनालाइज करते हुए तमाम बातों को रखा है कि क्या कुछ उन्होंने इस यात्रा के दौरान महसूस किया और किस तरह से उन्होंने एक शक्ति का जिक्र किया, जिस शक्ति को लेकर विवाद हुआ। दरअसल ये विवाद पैदा किया गया है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसे सही ढंग से समझा नहीं जा रहा है, या फिर समझने के बाद अनजान बनने की कोशिश हो रही? देखिए, इस विषय पर बातचीत हो कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष हिंदू धर्म के विरोधी हैं, यही इनका मकसद है। बातचीत हो कि अगर हम खारिज भी करें कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, तो विपक्ष जो है, विपक्ष की ओर से उस बात को माना नहीं जाएगा, आपने ऐसा बोला इस पर बात हो। बीजेपी की टैक्टिस दुर्गा माता, पार्वती जी, इस तरह से जो शक्ति की प्रतीक देवियां हैं उनका नाम लेकर के उनके बचाव में उठ खड़े होने और उनके भक्त के तौर पर दिखने की है। यानी वो खुद को हिंदू धर्म का, शक्ति देवी का बहुत रक्षक बताने की में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। इसी कारण से ऐसी बात को इस तरह से उठाया जा रहा है जो बात हुई ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू धर्म में शक्ति का प्रयोग, शक्ति शब्द आता है, हम शक्ति से लड़ना चाहते हैं, और ये शक्ति क्या है इसको समझिए। फिर वो समझाते भी हैं कि कैसे महाराष्ट्र में जिनका वो नाम नहीं लेते हैं, एक नेता जो निश्चित रूप से अशोक चौहान हैं, वो जब कांग्रेस छोड़ते हैं तो सोनिया गांधी जी को फोन करते हैं और रोते हैं कि हम क्या करें, जेल जाएं या क्या क्या करें, जेल हम जाना नहीं चाहते, इसलिए अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं। तो एक तरफ जेल जाने का डर था, दूसरी तरफ राज्यसभा का टिकट था, जेल भी नहीं जाना पड़ेगा और राज्यसभा में भी जाना पड़ेगा। तो ये जो आसुरी शक्तियां जिसने एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह से बेबस बनाया, उन शक्ति का वो जिक्र कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से समझा भी रहे हैं। लेकिन अगर वो समझ ही जाएंगे, वो बात चली ही जाएगी, तब तो बहस वहां होने लगेगी ना कि बीजेपी ने आसुरी शक्ति बनकर अशोक चौहान को अपनी पार्टी में शामिल किया। तो उस विषय पर बात ना हो, आसुरी शक्ति पर बात ना हो, दुर्गा काली माँ जैसी शक्ति पर बात हो, इसलिए उन्होंने दांव खेला। ये रणनीतिक दांव है, पॉलिटिकल बात है, सीधे समझ में आ रही है बात। जी प्रेम कुमार जी, जिस तरह से बीजेपी में कांग्रेस के तमाम जो सांसद राज्यसभा मिलते ही पहुंच जा रहे हैं, बीजेपी में लोगों ने राज्यसभा मिल जा रही है, विधायक बन जा रहे हैं या सांसद हैं, मंत्री बन जाते हैं, क्या ये बीजेपी के लिए चुनौती नहीं बनेगा आने वाले वक्त में? जिस डर के सहारे, डर का जिक्र कर रहे हैं, उस डर के सहारे ये लोग कांग्रेस छोड़ बीजेपी में तो चले गए, लेकिन जब ये डर खत्म होगा तब पूरी की पूरी बीजेपी जो कांग्रेस में तब्दील हो चुकी होगी, वो जब पलटी मारेगी तो बीजेपी के पास बचेगा क्या? क्या ये एक डर बीजेपी के भीतर नहीं होना चाहिए, या सता रहा है बीजेपी को ये डर? देखिए, आपकी बात तो निश्चित रूप से आप जैसे सोच रहे हैं वैसे बीजेपी के कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं, बीजेपी के नेता भी ऐसे ही सोच रहे हैं। लेकिन जो आज अपने आप को बीजेपी का नेता बन करके पदासीन है, वो तो बीजेपी का नाम ही नहीं ले रही, वो तो बीजेपी को भी मोदी का परिवार बताती है। वो बीजेपी रहे ना रहे उससे उनको मतलब ही नहीं है। जब तक वो है तब तक सत्ता रहनी चाहिए, बाद में बीजेपी सत्ता से बाहर जाओ, हट जाओ, उसको लोग जनता सत्ता में न लाए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए बीजेपी की इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिट्टी में मिला रहे हैं, ये तो सच है। प्रेम कुमार जी, एक भाषण तेजस्वी यादव का जिसका काफी जिक्र हो रहा है और सब एक तरह से सराहना हो रही है, लोग कह रहे हैं कि लालू यादव के तेवर
नजर आ रहे थे, और इतने बड़े मंच से और चुनाव के इस मुहाने पर जो तेजस्वी यादव का भाषण था, उसको किस तरह से देखेंगे? खासतौर पर बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों से उन्होंने महाराष्ट्र में अपील जो की है कि आप यहाँ पर भी बीजेपी से बच के रहिए, किस तरह से देखेंगे इसे? देखिए, तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग अब युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए उम्मीद वाले नेता के तौर पर हो चुकी है। बिहार के लोगों ने ये समझ लिया है कि जो भी वैकेंसीज निकली, जो भी नौकरियां मिली, उसके लिए नीतीश कुमार को श्रेय नहीं है, श्रेय है तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनके सत्ता में आने के बाद ही ये सारी चीजें हुई। और चूंकि रोजगार दिलाने को वो मुद्दा भी बना रहे थे विधानसभा चुनाव में, तब भी वो उनकी पार्टी जीतते जीतते रह गई थी। और उसके वो कहते भी हैं कि ईवीएम जैसे खेल से चंडीगढ़ जैसा खेल हुआ, इसी वजह से हमको भी सत्ता से दूर रहना पड़ा, अन्यथा हम सत्ता में आ चुके थे। तो वो तेवर जब अब विपक्ष में है तो जनता उनके साथ खड़ी है, उनसे उम्मीद जोड़ रही है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद जगाई है। उसी साहस से, जनता से जो मिली शक्ति है, उसी शक्ति की बदौलत आज तेजस्वी की वाणी में ओज आया है। तेजस्वी तो वही है, तेजस्वी पहले भी भाषण देते थे। आज उनके भाषण में जो ओज है, जो प्रभाव है, जो शौर्य है, जो विश्वास है, जो विश्वास दिलाने का मादा है, वो जनता की शक्ति से पैदा हुआ है। तो वो महारैली में भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ आपको एक और भाषण का उल्लेख करना चाहिए, वो है कल्पना सोरेन का भाषण। कल्पना सोरेन में तेजस्वी के ही आसपास की उम्र है, या देखना पड़ेगा, उन्हीं के आसपास की युवा है, पहली बार मंच संभाल रही है, माइक संभाल रही है, मुश्किल से दूसरा तीसरा भाषण था, और इतनी बड़ी रैली को संबोधित करने का अनुभव उनके पास नहीं था। फिर भी उन्होंने जिस तरीके से ये बात रखी, कहा कि हम झारखंड को झुकने नहीं देंगे, हिंदुस्तान को झुकने नहीं देंगे, झारखंड न डरा है न डरेगा, इंडिया न डरा है न डरेगा। इस बात को अपने ससुर जी के संघर्ष के हवाले से, अपने पति के संघर्ष के हवाले से जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने रखा है, वो पूरे देश की जनजातीय आबादी ही नहीं, दूसरी आबादी को भी प्रेरित करने का काम करेगी। तो हाँ, मौजूद हर नेता ने टच किया है, पब्लिक को टच किया है। जी, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।